नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को सजा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। सरस्वती बिहार में 2 सिखों की हत्या में सुनाई सजा। पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का किया उद्घाटन। बोले, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन सुधारों ने भारत के लिए दुनिया की उम्मीदें जगाई। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की। आप सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का हुआ घाटा, सिसोदिया ने सुझाव किए नजरअंदाज। आपके सभी विधायक विधानसभा से निष्कासित। आज दिन भर के लिए निष्कासित किए गए विधायक दिल्ली विधानसभा में हंगामा करने पर निष्कासित। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट, कुछ और आईपीएस अफसरों को भेजा गया। महाकुंभ शाम 4 बजे से प्लाटून पुल को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। और देश भर में शिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिरों में तैयारी पूरी। प्रशासन ने सुरक्षा के किए चाक चौबंद इंतजाम। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सिख विरोधी दंगे से जुड़े दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा था कि यह मामला निर्भया केस से भी कहीं ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन यहां पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। सबसे पहले उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखा। आपको बता दें कि 14 कैग रिपोर्टों में से आज पहली कैग रिपोर्ट रखी गई। बताया जा रहा है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कांग्रेस से बढ़ी तल्खियों की खबरों के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी भी शेयर की। शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी शेयर कर कहा कि ब्रिटेन के वाणिज्यिक मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत अच्छी रही। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी एफटीए चर्चा को दोबारा शुरू करने का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर हरियाणा के सिरसा से है। सिरसा के एलनाबाद से अहम खबर है, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा एलनाबाद में अंबेडकर चौक से लेकर डबवाली बाईपास सड़क पर पैचवर्क का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा पैचवर्क के नाम पर महज लीपापोती की जा रही है। आपको बता दें कि एलनाबाद डबवाली बाईपास सड़क पूर्णतया टूटकर खंडहर में तब्दील हो गया, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा महज पैच का कार्य कर लीपापोती की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का सोनभद्र से। अगली अहम खबर, जहां रीवा रांची राजमार्ग पर बड़ी सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को रौंदा है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। मृतक की शिनाख्त पंकज कसेरा 35 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना पाते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी है। बिडमगंज थाना क्षेत्र स्थित फुलवार गांव का ये पूरा मामला है।
अगली अहम खबर सीतापुर से, जहां 12वीं की छात्रा का पेट से लटकता मिला है। 100 परिजनों ने जताया हत्या कर 100 लटकाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर के बाद जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जनपद सीतापुर थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नाम है आपका? मैं राम पान पर गई है, पानी वानी पिया है, अपनी सहेली के पिता के। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां साली के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो साली के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हरदोई की साड़ी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार पर मेटल डिटेक्शन मशीन लगाई गई हैं। मंदिर जाने वाले रास्तों को 2 भागों में पुरुष और महिलाओं के लिए विभाजित कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए। इसी के साथ ड्रोन से भी इस पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। सुबह 2 बजे से ही हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचेंगे, तो ऐसे में उन्हें कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। होने वाले महाशिवरात्रि को लेकर जो है तमाम श्रद्धालु यहाँ पर देर रात से ही पहुँचते हैं। उसको लेकर राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से कल जो है पर्व को लेकर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ आप अगर देंगे तो मंदिर के जो परिसर के बाहर आप देखिए अगर किस तरीके से फूल मालाओं की जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं सज चुकी हैं। हाँ, चक्कर के ये कि हम लोग सुबह सुबह अपने मंदिर में पूजा करते हैं और हमारे आसपास बेलपत्र ये सब मिलने की संभावना कम है, तो हम लोग यहाँ से भी ले जा रहे हैं और आसपास जो मंदिर वहाँ चढ़ाने के लिए भी आज से ही लेके जा रहे हैं, ताकि कल सुबह कोई असुविधा ना हो चढ़ाने में। बहुत सच्चा और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे जो भी मांगिए वो सच्चे दिल से वो सब पूरा प्राप्त होता है। आप अगर देखें यहाँ पर तो किस तरीके से लोग जो है बेलपत्री यहाँ पर जो है लेने के लिए जो है पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सुबह जो है अधिक भीड़ होने के बाद यहाँ पर जो है लोग जो है लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहले से ही यहाँ पर इनकी किस तरीके की तैयारियां हैं। अगर मंदिर परिसर की अगर बात करें तो किस तरीके से मेटल डिटेक्टेड जो है कहीं ना कहीं मशीनें भी यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं। जी, क्योंकि महाशिवरात्रि हम लोगों को पूरे वर्ष इसका प्रतीक्षा रहता है कि किस तरह और शैव चूँकि जितने भी मंदिर हैं तो आज के दिन की प्रतीक्षा वो लोग करते हैं। लखनऊ की बात करें या मनकामेश्वर की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा एक ही ज्योतिर्लिंग है मनकामेश्वर, तो निसंदेह भीड़ अत्यधिक होगी और कुंभ के बाद का ये पर्व है तो निसंदेह जितनी हम लोगों की उम्मीद है उससे कहीं अत्यधिक भीड़ होगी। जिला प्रशासन चूँकि इस बार का ये बहुत अच्छी और ख़ास बात रही कि हम लोग तो वैसे लिखित रूप में उनको देते थे जानकारी के रूप में कि हम लोगों को ये व्यवस्था चाहिए। पहली बार जिलाधिकारी ने आके संज्ञान लिया और
सारी जानकारी ली कि व्यवस्थाओं के रूप में क्या बेहतर हो सकता है। पहुंचे हुए हैं और कल जिस तरीके से देर रात से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है तो उसको लेकर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, खुद यहाँ पर जिलाधिकारी यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से जो है सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जायजा लिया। और महंत दीपक गिरी ने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन का भी सहयोग जो है कल भी रहने वाला है, ताकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी तरीके कोई असुविधा ना हो। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में अविनाश के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगले अहम खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पूरे देश में कल महाशिवरात्रि को लेकर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर का सबसे प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहां रावण के पिता पूजा किया करते थे, इस बार महाकुंभ को देखते हुए दुधेश्वर नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। मौके से हमारे संवाददाता देव वर्मा ने मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया। कल पूरे देश में जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में। आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर दुधेश्वर नाथ मंदिर के अंदर जो है तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से जो है यहां पे सजाया गया है। और पूरी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पे मौजूद भी हैं और यहां मंदिर समिति के जो है अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्या है उनका कहना, किस तरीके से जो है व्यवस्था करी गई है, क्या क्या करी गई है। सर, यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई है, कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है? सर, व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से हुई है। जो भी हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था, मंदिर प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है वो मंदिर के अंदर की रखेगा और प्रशासन ने बाहर और अंदर दोनों को अपने अंडर में लिया हुआ है और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हैं। अब इस पर्व को भव्य बनाने के लिए मंदिर समिति के जो है आप अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से जो है क्या कहना होगा कल के भक्तों के लिए? भाई, मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से भगवान शिव का विवाह हुआ है और हम अपने घर में भी इस त्यौहार को, किसी भी एनिवर्सरी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मैं तो गाजियाबाद नगरी के सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा, सभी लोग शाम को आज बारात निकाली जाएगी, उसमें भी सम्मिलित हों और कल बाबा का अभिषेक करें। जैसा मुझे अनुमान है कि कल भक्तों को एक बहुत बड़ा डेरा, बहुत बड़े भक्तों की संख्या यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाली है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। व्यवस्था देखिए भैया, जो प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसके अकॉर्डिंग की गई है व्यवस्था कि सारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो जाए और पुलिस का पूरा सपोर्ट है, मंदिर परिषद का भी पूरा सपोर्ट है, तो उसी हिसाब से व्यवस्था की गई है। लोगों को बड़ा आनंद आएगा, हर शिवरात्रि की तरह जैसे होती आई है, तो व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे बल्लियाँ भी दो लगाई गई हैं ताकि जेंट्स और लेडीज़ का कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रोग्राम जो है उसे भव्य बनाने के लिए किया जाएगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इटावा में महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इटावा का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। नीलकंठ मंदिर का आज अधिकारियों ने जायजा लिया, निरीक्षण किया। तो महाशिवरात्रि पर जिला प्रशासन ने कमर कसी है। शिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री हजारी महादेव मंदिर में तैयारियां पूरी की गई हैं। नीलकंठ मंदिर का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। देखिए, 26 तारीख को यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व है और काफ़ी भीड़ होने की संभावना रहती है। इसी मद्देनजर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है एक तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट, पार्किंग का, साथ ही साथ जो कांवड़िया आते हैं उनकी व्यवस्था और जो सामान्य श्रद्धालु आते हैं उनको देखते हुए और एंटिसिपेट करते हुए कि भीड़ काफ़ी हो सकती है, यहाँ पर हम स्वयं आए थे और यहाँ की एसडीएम और एसपीआरए साहब और सीओ और सभी थानाध्यक्ष जो यहाँ के हैं वो उपस्थित थे। और इसमें जो विभिन्न बिंदुओं पर पहले समीक्षा करना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ कमियां दिख रही हैं उनके बारे में समीक्षा करके पहले से निर्देश दे दिए जाएं ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले
और व्यवस्थापन में कोई दिक्कत ना आए। इसी मद्देनज़र से आज यहाँ पर निरीक्षण परीक्षण किया गया है। बाकी जो भी छोटी मोटी कमियाँ थीं, आपने देखा होगा तार की समस्या थी, एग्जिट को लेकर थोड़ा समस्या थी, और कांवड़िया किस रास्ते से निकलेगा, इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इसको निश्चित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि पूरी प्रक्रिया जो है अच्छे ढंग से संपन्न होगी और महाशिवरात्रि का ये महान पर्व जो हमारा है हिंदुस्तान का, ये निश्चित तौर से बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होगा। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। कासगंज से अगली अहम खबर है, जहां कल महाशिवरात्रि के पर्व के चलते शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवड़ियों का गंगा जल लेने के लिए तीर्थ नगरी चोरों कांवड़िए पहुंचे हैं। गंगा घाटों से लेकर शिवालयों तक बम बम भोले के जयकारी का वातावरण गुंजायमान नजर आ रहा है। मंगलवार को गंगा घाटों पर शिवभक्त कांवड़ियों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी तथा मार्गों पर कांवड़ियों की टोलियां नजर आईं। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए ट्रैफिक और सिविल पुलिस ने दिन भर पसीना बहाया। वहीं शिव भक्तों ने जगह जगह सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों की जमकर सेवा की और पुण्य कमाया। लेके आ रहे हैं और हाथरस को लिए जा रहे हैं। कांवड़ की क्या मान्यता है, किसके चलते? भगवान से जो क्या शिवरात्रि होती है उसके एक दिन पहले हम कांवड़ लेने के लिए आते हैं। पैदल 100 किलोमीटर दूर से कांवड़ लेके उसको हम सुबह चढ़ाते हैं। दोनों घाट से कहाँ जा रहे हैं? टूडला के लिए टूडला जा रहे हैं, कांवड़ लेके आ रहे हैं। क्या मान्यता है, क्या करेंगे? ये शिवरात्रि पर हम भोले पर जल चढ़ाएंगे, यही हमारी श्रद्धा है। 99 कांवड़ चढ़ाए थे, ये 100वीं कांवड़ है मेरी। 99 चढ़ा चुका हूँ। एक कांवड़ तो मैंने 5 जिला में चढ़ाई है, देवाले गांव में। कल चंबल पार। कल कितने बजे चढ़ाएंगे? कल कितने बजे चढ़ाएंगे? सुबह 7 बजे। कल महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कासगंज का माहौल सिमय बना हुआ है। आपको बता दें, कासगंज की सोरों सुकर क्षेत्र गंगा घाट से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्यों को निकलते हैं। कल महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अभी भी कासगंज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने अपने गंतव्यों को निकल रहे हैं। या कासगंज के लहरा गंगा घाट से कासगंज के सहित एटा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, साथ साथ हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तक के MP तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हजारों की संख्या में हर साल कावड़ लेकर निकलते हैं। अगर बात की जाए तो कावड़ यात्रा की सुरक्षा की, तो कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट भी पूरी तरह से मौजूद है और पुलिस जगह जगह पुलिस लगी हुई है। पुलिस के साथ साथ RSS व बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था व सहायता के लिए लगे हुए हैं। वहीं कावड़ियों की खान पीन के सेवा के लिए आपको बता दें, कासगंज कई एक समाज सेवी से लेकर अन्य लोग भी भंडारे चला रहे हैं, जिसके चलते कावड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो पाए। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। फर्रुखाबाद जिले के श्रृंगीरामपुर स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु गंगा तट से कांवड़ में जल भरने के लिए पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। DIG आलोक कुमार प्रियदर्शी और SP ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई, अगर व्यवधान हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रृंगीरामपुर जो कि सप्तऋषि क्षेत्र के रूप में विख्यात है, यहाँ लाखों श्रद्धालु शिव भगवान के जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस क्षेत्र को खास मान्यता प्राप्त है, जहां मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु जल भरने के लिए पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए, श्रृंगीरिस का विशेषकर पुत्रेष्टि यज्ञ के पारंगत थे, है ना। ये कम त्रेता युग का तीर्थ है और श्रृंगीऋषि महाराज के अनेक कामनाएं लेकर लोग आते हैं और दतिया, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे तक आदमी आ जाता है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से, क्योंकि यह पौराणिक तीर्थ है। ये पुराण में, रामायण में इनकी कल्पना के बारे में सब दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से दिखाया गया, दर्शाया गया है उसमें। कांवड़ मेला को लेकर के श्रृंगीरामपुर, पांचाल घाट और ढाई घाट, ये 3 घाट हमारे यहाँ जहाँ से लोग जल ढाने जाते हैं। इसमें अभी श्रृंगीरामपुर के घाट से सबसे ज़्यादा कांवड़िया निकल रहे हैं, वहाँ से जल उठा करके विभिन्न स्थलों को जा रहे हैं। और महाशिवरात्रि के दिन जो यहाँ पे शिवालय हैं, पूरे जनपद में 50 से ज़्यादा शिवालय हैं, उनमें 4 बहुत महत्वपूर्ण शिवालय हैं। वहाँ अलग से पुलिस की व्यवस्था कराई जा रही है। रूट पर हमने PRV को रीडिप्लॉय किया है और जितने भी हमारे थाना प्रभारी
और बाकी जो उपलब्ध फोर्स है, सब लोगों को निर्देशित किया गया है कि लगातार भ्रमणशील रह करके। खबर जालौन से है, जहां कुंभ के मेले में शिवरात्रि के शाही स्नान को लेकर एक बार फिर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी गई। श्रद्धालुओं की रेल स्टेशन पर भीड़ काफ़ी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जहां प्रयागराज जाने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुंभ के शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब हो रही रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इसके बाद आज फिर प्रयागराज को जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ और स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। 26 जनवरी को शिवरात्रि में अच्छा शाही स्नान के लिए संगम पे जा रहा हूँ प्रयागराज। अच्छा, तो कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? 7-8 लोग हैं। अच्छा, ट्रेन की क्या व्यवस्था है? ट्रेन तो अभी आई नहीं है, जब आ जाएगी तो देखेंगे क्या कंडीशन। अच्छा, भीड़ इतनी चल रही है और ऐसे कैसे सफर कर पाएंगे? है कि ये कुंभ जो भारतीय सनातन का जो त्यौहार है, इसके लिए तो मेरा है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं, ये मेरा भी है। तो जितनी भी जैसी व्यवस्था से जाएंगे। अभी बीच में भगदड़ हो गई थी, ऐसी भीड़ चल रही है इसमें? तो उसमें तो वजह से हुई है भीड़ में, एक जगह स्नान करने के चक्कर में ये भीड़ ज्यादा हो गई थी वहाँ। शिवरात्रि के शाही स्नान को लेकर एक बार फिर से रेलवे स्टेशन और में भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि ट्रेन फुल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो अपने आप को खींचकर जो कुंभ मेले में जा रहा है। हालांकि 26 तारीख को जो कुंभ मेले में शाही स्नान है, और वो शाही स्नान शिवरात्रि का आखिरी स्नान है, कैसे भीड़ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ को जिस तरीके से मैनेज करना है, तो इसमें पुलिस और PRPF आला पुलिस मौजूद है, और पुलिस से जिस तरीके से इन लोगों को संभालने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि ट्रेन पर कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से ये लोग शाही स्नान करने कुंभ मेले जाते हैं, किस तरीके से इनको सीट मिलती है। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ऐसी भीड़ को संभालना प्रशासन के बस के बाहर दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पहुंचेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ हाजी सलमान के न्यूज। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर एटा से है, जहां एटा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। कूड़ा डालने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दंपति के साथ मारपीट की है। मारपीट महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। किन लोगों ने? कोतवाली और बहन ने मारा था। विवाद किस बात का है? विवाद कुछ नहीं हुआ, हमारा न्याय रखा था, थोड़ा कूड़ा गया था कल, तो पत्नी को मारा। फिर हम आए कल वहाँ से 2 बजे करीबन, तब हमने तहरीर दी, थाने आके फिर घर चले गए। आज हमारे भाइयों ने और हमें मारो, पत्नी को मारा और हमें भी मारा। सिर में है, सिर में है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का आपको बता दें। यह अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में CRPF में तैनात जैतपुर के युवक की मौत हो गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने जैतपुर उदी मोड़ मार्ग पर जांच की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। आपको बता दें, मृत जवान की पत्नी ने ड्यूटी के दौरान अधिकारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों और ग्रामीणों ने शहीद का दर्जा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम के बाद जवान का शव पैतृक गाँव कान्हापुर, आपको बता दें कन्हरपुर पूरा पहुंचा। यह घटना थाना जैतपुर क्षेत्र की कन्हारपुरा के पास, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूटी पे रोटी पानी। गाजियाबाद के ट्रांस से हिंडन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी, लूट और गुम हुए कुल 118 मोबाइल फोन वापस किए हैं। ये मोबाइल फोन ट्रांस हिंडन क्षेत्र के विभिन्न 7 थानों में दर्ज FIR के तहत बरामद किए गए हैं। पुलिस के इस प्रयास से उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है जिन्होंने अपने मोबाइल फोन खो दिए थे, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिर से उन्हें अपने फोन मिलेंगे। अंशुल गुप्ता थोड़ा
हाँ मिल गौरव कुमार कौन थाना? सर बारी माता में मोबाइल बरामद किए हैं, किस तरीके से पुलिस इन मोबाइलों तक पहुंची? भारत सरकार द्वारा एक CIR पोर्टल एक डेवलप किया गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जो गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या स्नैच हो जाते हैं, उनको वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है और उस पोर्टल पे उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है। जैसे ही वो कहीं पे ट्रेस हो जाता है तो उसका एक अलर्ट पुलिस को भी जाता है और वादी को भी जाता है। इसी पोर्टल के सहायता से आज गाज़ियाबाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर जोन में कुल 118 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं और वो आज यहाँ पे हम इनके जो ओनर्स हैं उनको यहाँ से उनको हवाले दे रहे, सुपुर्द किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और अगर आपका मोबाइल जो है गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक CR पोर्टल की जो है मुहिम चलाई गई है, जिसमें लोगों का जो है मोबाइल अगर गुम हो जाता है उसमें CR पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कराई जाए तो आपको मोबाइल मिलने की पूरी संभावना है। आज यही एक गाज़ियाबाद की तरफ से, गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ से जो मुहिम चलाई गई थी उसमें लोगों के मोबाइल बरामदगी हुई है, जिसमें 118 मोबाइल की जो है बरामदगी हुई है। बड़ी ही खुशखबरी है और गाज़ियाबाद साहिबाद ट्रांसजेंडर की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई थी मोबाइल गुम होने की, ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे जो है ये पूरा टेंट लगाया गया है, यहाँ पे पूरे लोग मौजूद थे और उनको जो है लोगों को यहाँ पर जो उनके मोबाइल गुम हुए थे, खो गए थे, जो चोरी हुए थे, वो सब मोबाइल जो है यहाँ पे बरामद करके उन लोगों को जो है मोबाइल दिए भी गए हैं। और कहना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी ही खुशी की लहर है लोगों के अंदर कि उनके जो मोबाइल गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे, वो उनको जो है आज दिए गए थे। बड़ी ही खुशी वाली बात है। गाज़ियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर सोनभद्र से, जहां परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने नाबालिगों और बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 70 ई-रिक्शा का चालान भी किया गया और 5 वाहन सीज किए गए। अभियान में प्रतिबंधित मार्गों पर परिवहन करने वाले पर भी कार्रवाई की गई और क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाले ई-रिक्शा चालकों को रोककर उन्हें उतार दिया गया। RTO धनबीर यादव ने सभी ई-रिक्शा चालकों को अपनी फिटनेस सही करने के निर्देश दिए और सुरक्षा के मद्देनजर बाईं ओर से सवारी उतारने की सलाह दी। व्यापी अभियान चलाया गया है। हम लोगों को शासन से निर्देश मिला है कि जनपद में ई-रिक्शा जो चालक हैं वो बहुत छोटे बच्चे जो चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उनके द्वारा संचालन किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो सड़क के प्रमुख चौराहों पे और जो अन्य मार्ग जो मुख्य शहर को जोड़ते हैं उन क्षेत्रों में हम लोगों ने एक अभियान चलाया है यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त उसमें, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन से ई-रिक्शा चालक हैं जिनके पेपर वैध नहीं है और किस पे जो बच्चे चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। इस अभियोग में अब तक हम लोगों ने लगभग 70 चालान यहाँ पे ई-रिक्शा का किया है और उसमें से 3-4 को निरुद्ध किया है जिनके प्रपत्र पूर्ण नहीं थे। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि सपा विधायक को प्रदेश के शिक्षा मित्रों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सपा विधायक ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तुलना पशु से की थी, जिस पर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संदीप सिंह ने कहा कि यह सपा की पुरानी फितरत है जो समय समय पर शिक्षा मित्रों का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी थी। अगर सपा के लोग स्कूलों की चिंता करते तो हमें ऑपरेशन कायाकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा मित्रों के काम को पूरी तरह से सराहती है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खबर एटा से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़ यात्रा के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली नगर प्रभारी अमित कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। शहर के अन्य प्रमुख सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रभारी अमित कुमार की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ इन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है और इस दौरान कार्रवाई की गई है।
अगली अहम खबर आगरा से, जहां आईएएस रितु सुहास ने 2019 में मिसेज इंडिया का खिताब जीता था। एक बार फिर ताज महोत्सव 2025 में अपनी कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आयोजित इस वर्ष के महोत्सव की थीम धरोहर थी, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण धरोहर कार्यक्रम था, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया गया। मां गंगा की कहानी पर नृत्य नाटिका भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहन सार को दर्शाती है। आईएएस रितु सुहास, जो सांस्कृतिक और सरकारी पहलों में अपनी गहरी भागीदारी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक असाधारण प्रदर्शन किया जिसने व्यापक प्रशंसा अर्जित की। अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परे रितु सुहास ने लगातार सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने सार्वजनिक सेवा और कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित किया। ताज महोत्सव एक गतिशील मंच के रूप में काम करना जारी रखता है, जो देश भर के कारीगरों, कलाकारों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों को एक साथ लाता है, जिससे भारत की विविध विरासत के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है। खबर बुलंदशहर से, जहां गरीब परिवारों के मुस्लिम लड़कियों के निकाह को आसान करने के लिए चलाई गई मुहिम को सैकड़ों अमीर गरीब लोगों को संबोधित करते हुए आमिल और उलेमाओं ने कहा कि दहेज प्रथा पर अंकुश लगना चाहिए, ताकि गरीब इंसान समय से अपनी बेटियों की शादी कर सके। आज अमीर अपनी बेटियों की शादी शानो शौकत से करता है और गरीब अपनी बेटियों की शादी के लिए इधर उधर भटकता है। समाज के सम्मानित लोगों के द्वारा चलाई गई मुहिम से दहेज के लालची लोगों में असर भी होगा, अमल भी होगा। इस मुहिम के संस्थापक हाजी जहीर कुरैशी सदर अलीगढ़ की पहल की मुस्लिम समाज ने प्रशंसा की। इसका उद्देश्य यही है, आज जो हमने समाज में देखा है, लोग फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, बेटियां लोगों के घरों में बैठी हुई हैं, जिनकी उम्रें 35-35, 40-40 साल हो गई है। तो इसलिए हमने इस मुहिम को चलाया है कि जो लेन देन है, जो मीडियम क्लास आदमी है, गरीब आदमी है, आजकल मतलब लोग लालची किस्म के ज़्यादा हो गए हैं, जो ये चाहती हैं हर बेटी वाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले हमें, समझे, जो एक तरह से जो है दहेज उत्पीड़न है जैसे कहा जाता है। तो इस मुहिम को चलाने का मकसद यही है कि ये शादी एक इतनी आम हो जाए कि एक गरीब के लिए भी आसान हो जाए। जो बहन बेटियां घरों में रुकी हुई पड़ी हुई हैं, वो भी अपने अपने शौहरों के घर जाके बस जाएं। देखिए, ये आओ निकाह आसान करें की मुहिम के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है और समाज में हमारे में जो बिगाड़ है उसको रोकने के लिए किया गया है। गरीब और अमीर की शादी एक जैसी होगी तो रिश्तों में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची और बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। इसी के तहत ये प्रोग्राम आज रखा गया है और हमारी लोगों से अपील है कि वो आसान इस निकाह को करने के लिए बच्चियों की शादी में जो फिजूल खर्ची है उसको रोकें। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां छात्र के सुसाइड मामले में के न्यूज संवाददाता ने जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी से बात की तो उन्होंने जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजे जाने और केंद्र व्यवस्थापक को हटाकर दूसरे केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति का दावा करते हुए बताया कि ये साध्वी शिरोमणि इंटर कॉलेज का मामला है। इस मामले में जेठवाड़ा थाने में वहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे को विद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जिसके पीछे की वजह बताई गई कि पिछली फीस उसकी बकाया थी, जिसकी वजह से उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया और उसकी वजह से कथित रूप से कहा जा रहा है कि बच्चे ने रात में आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मेरे द्वारा जीआईसी के प्रिंसिपल के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच कराई गई। उन्होंने विद्यालय जाकर जांच की, जिसमें उसमें प्रथम दृष्टया जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक है वो दोषी पाया गया है। ऐसे में वहां पर तैनात केंद्र व्यवस्थापक हटा दिया गया है और दूसरे केंद्र व्यवस्थापक को नियुक्त कर दिया गया है। टीम ने विद्यालय जाकर सबका बयान नोट किया और उसमें जो प्रथम दृष्टया दोषी है उसके विरुद्ध परिजनों की तहरीर देने पर थाना जेठवाड़ा पर सुसंगत धाराएं बनती है, उनके तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज है जेठवाड़ा में। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चे को विद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का जो प्रवेश पत्र था वो नहीं दिया गया
और जिसके पीछे वजह बताई गई कि उसकी कुछ फीस वहाँ की स्कूल की जो थी वो बाकी थी, जिसकी वजह से उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया और उसकी वजह से ये कथित रूप से कहा जा रहा है कि बच्चे ने रात में आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मेरे द्वारा विस्तृत जांच कराई गई है। 2 इंटर कॉलेजेस के जो GIC के प्रिंसिपल्स थे उनकी टीम बना करके जांच कराई गई है। उन्होंने विद्यालय जा करके सबके बयान नोट करवाए हैं, अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट जांच भी की है और उसमें प्रथम दृष्टया जो विद्यालय का प्रबंध तंत्र है उसको दोषी पाया गया। ऐसे में जो केंद्र व्यवस्थापक है वहाँ का, उसको तत्काल प्रभाव से बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। वहाँ पे नए केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति कर दी गई है और परिजनों के तहरीर देने पर थाना जटवारा में जो भी सुसंगत धाराएं बनती थीं उनके तहत मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है। खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है जो नवजात बच्चों की तस्करी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह के सदस्य नवजात लड़कों को 5 लाख रुपए में और लड़कियों को 3 लाख रुपए में बेचने का कारोबार करते थे। मड़ियाओं पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया उनमें नर्सिंग होम के मैनेजमेंट होल्डर डॉक्टर अल्ताफ, क्लिनिक के कंपाउंडर नीरज कुमार गौतम, ठेकेदार विनोद सिंह, अस्पताल में मरीज सहायक कुसुम देवी, संतोष कुमारी और सिलाई करने वाली शर्मा देवी शामिल है। पुलिस ने गिरोह के पास से एक नवजात शिशु भी बरामद किया जिसे बेचने के लिए तैयार किया गया था। इस गिरोह ने मड़ियाव इलाके के नर्सिंग होम में यह गैर कानूनी धंधा चला रखा था। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने के काम में लिप्त था, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास लगे ट्रांसफार्मर से सोमवार देर रात आग लग गई। पास में ही अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स होने से दहशत फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और आवागमन रोक दिया गया। गली मत रही कि पंप कर्मियों ने बिजली उपकेंद्र को सूचना देकर बिजली बंद करवाकर समय रहते लपटों पर काबू पा लिया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरानगर सेक्टर 14 उपकेंद्र के तहत आने वाले ट्रांसफार्मर के एबीसी सर्किट में आग लगी थी। जानकारी मिलते ही आपूर्ति बंद करवाकर टीम भेजी गई थी। करीब आधे घंटे में केबल बदलकर आपूर्ति सामान्य हुई। यहाँ पे आग लगी हुई है ट्रांसफार्मर के बाहर। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बहराइच से है, जहां वर्षों से लगातार चले आ रही फकरपुर के कुंडासर चौकी भवन के निर्माण कार्य को आखिरकार एसओ राजेश शुक्ला के द्वारा अमली जामा पहना ही गया। 4 वर्षों में आधा दर्जन थानेदार आए और चले गए। किसी ने भूमि पूजन तो किसी ने नींव पूजन किया, किसी ने नींव भरा कर छोड़ दी, मगर कभी भी चौकी का निर्माण कार्य परवान नहीं चढ़ सका। वर्षों से अधर में लटकी चौकी भवन के निर्माण के लिए एसओ राजेश कुमार शुक्ला द्वारा तत्परता दिखाई गई और कुछ निजी कोष तो कुछ समाजसेवियों के जनसहयोग की मदद से 3 माह में चौकी बनवाकर अमली जामा पहना दिया, जिसका वैदिक पूजन पश्चात उद्घाटन 26 तारीख महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कप्तान के द्वारा किया जाएगा। एसओ के अनूठे पहल से गाँव समाज में उनकी खूब चर्चा हो रही है। एसओ ने बताया कि फिनिशिंग का काम चल रहा है, 1-2 दिन में वह भी पूरा हो जाएगा। स्थानीय लोगों को नज़दीक में चौकी बनने से अब दूर थाने जाने से निजात मिलेगी। क्षेत्र के लोग थाना अध्यक्ष फकरपुर राजेश कुमार शुक्ला की भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी इस पहल, उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। मुठभेड़ के आरोपी श्याम को
इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने अस्पताल में सुरक्षा की लापरवाही का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। यह घटना देर रात की है, जब फेस 1 थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ की थी। मुठभेड़ के दौरान श्याम घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि सुबह होते ही वह अस्पताल से फरार हो गया। सुरक्षा में तैनात दारोगा और 2 पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते आरोपी फरार हुआ, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की और CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 39 थाना सेक्टर के सेक्टर 39 अस्पताल का है। बलिया जिले के खेजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें मासूमपुर गांव में पिछले 9 फरवरी को पति पत्नी की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 तांत्रिक भी शामिल है। वहीं बलिया एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मासूमपुर गांव में पति पत्नी की धारदार हथियार से हुई निर्मम हत्या का खेजूरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सफल अनावरण करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खेजरी क्षेत्र में ग्राम मासूमपुर में जो 9 तारीख की रात में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपति की गला रेत के हत्या कर दी गई थी। आज थाना खेजरी पुलिस तथा जनपद बलिया की स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा उसका सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में जो मुख्य आरोपी था और उसका सहयोगी और उसके साथ 2 सोखे या तांत्रिक वो गिरफ्तार हुए हैं। सीतापुर के शिवाजी नगर में बाइक से आए चोरों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ली है। घटना रात करीब 8 बजे की है, जब 2 युवक बाइक से आए और ट्रैक्टर ट्रॉली को स्टार्ट कर चोरी करने ले गए। यह चोरी की घटना CCTV में कैद हुई, जिसमें एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाता दिखाई दे रहा, जबकि दूसरा युवक बाइक लेकर फरार होता है। पीड़ित संदीप कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुझे ही किधर खा रहे हैं। अच्छा उधर हुआ। अब मोटरसाइकिल वाला लाकर बहना जगह खड़ी करेगी, पशु बता रहा है ऊपर बैठ चुका हुआ। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली जनपद के सकलडीह तहसील में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप कार्यालयों में तालाबंदी कर दी, जिससे तहसील का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 2025 में किए गए बदलावों से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बार काउंसिल के आह्वान पर सकलडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद किया गया, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। काउंसिल के आह्वान पर पूरे भारत में आज ये प्रक्रिया चालू है, जिसमें हम सभी अधिवक्ताओं के खिलाफ जो 2025 में नई बिल जो है पेश कर रहे थे, उसके विरोध में हम लोग आज जो है धरना भी दिए और गेट पर जो है प्रदर्शन भी किए। और प्रदर्शन करने के बाद जो है तालाबंदी का काम शुरू हुआ। ये पूरे प्रदेश में है और पूरे भारत में है। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की मांगे? यदि बिल वापस नहीं हुई 2025, ये बिल वापस यदि नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला में कल शाम से लापता 13 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आज सुबह गांव के ही निकट के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोतवाली प्रभारी बीनू चौधरी महफूज के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गाँव भायला निवासी कमरपाल का लगभग 13 वर्षीय पुत्र प्रिंस कल शाम 4 बजे से अपने घर से निकला था। काफी समय के बाद जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उसकी तलाश की गई। तलाश के बाद भी किशोर का कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर कोतवाली प्रभारी कल से ही ग्रामीणों के साथ किशोर की तलाश कर रहे थे। आज सुबह लापता किशोर का शव गांव के निकट एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। रात हुई कि ग्राम भायला में एक 12 वर्षीय बालक घर से मिसिंग है। इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस द्वारा रात्रि में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें रात से ही सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। आज सुबह घर से करीब 400-500 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि सर पे चोट के भी निशान है। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं मेरे द्वारा भी यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये एक 12-13 साल 14 साल के लगभग बच्चा था। कौरपाल जी हमारे दीवान जी हैं, उनका बच्चा था और ये कल शाम 5 बजे के बाद से गायब। मुझे 8:30 बजे करीब पता लगा। फिर मैंने अपने चौकी इंचार्ज को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने फोर्स भेज दी। उसी टाइम खुद इंस्पेक्टर साहब भी आए। सुबह फिर पता लगा 8 बजे के करीब कि ये खेत में डेड बॉडी मिली इसकी। तभी इंस्पेक्टर साहब भी, सीओ साहब भी, सारा प्रशासन आ गया और मैं भी वहां मौके पे पहुंचा तो बस वहां डेड बॉडी मिली। अभी देखो भाई, जिसने करा, मेरा तो यही आग्रह है प्रशासन से भी कि जिसने ये बुरा करा उसका इंतजाम होना चाहिए। देशवासियों को मेरा जय भीम। आज भायला के गांव में एक मामला हुआ है। कल रात से एक बच्चा प्रिंस नाम का गायब था, जो 12 वर्षीय बच्चा है। आज उसकी बॉडी गांव के ही बागोर ईंट में मिलने का काम किया गया है, जिसकी सूचना मौके पर हम टीम के साथ पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। अब बच्चे के शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत होते ही जो दोषी होगा उसे जेल भिजवाने का काम करेगी। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जितने गरीब परिवार है जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। खबर बरेली से पेट्रोल पंप के आवंटन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 2018 में ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति के लिए अलॉट हुआ पंप लेकिन एनओसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को दी गई। प्रदूषण विभाग पर पचौरी फिलिंग स्टेशन के नाम से गलत तरीके से एनओसी जारी करने का आरोप है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। मामले की जांच एसडीएम न्यायिक फरीदपुर द्वारा की गई है और रिपोर्ट एसडीएम सिटी को भेजी गई है। रिपोर्ट में दूसरे वर्ग के व्यक्ति को एनओसी देने की आशंका जताई गई है और एसडीएम ने कई बिंदुओं पर मिलीभगत की आशंका व्यक्त की है। मामला बरेली के बड़े बाईपास स्थित मोड़िया अहमदनगर का है और जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।